गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 3-4 टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद से कल से हम लोग गांधी युग में आज चले आएंगे, गांधी राज स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जैसा कि आप सभी को पता है, पहले हम लोग फैक्ट्स पढ़ते हैं, फिर उसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसमें देख लीजिए आपका 2-3 टॉपिक है, 3-4 टॉपिक हो जाएगा आपका, जैसे आपका ये सब चारों टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग, पहले आप सभी को पता है, पहले इसका फैक्ट्स करते हैं, उसके बाद से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है मुस्लिम लीग का गठन। तो कह रहा है सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल आगा खां तथा नवाब सलीमुल्लाह खां में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो कुल मिला जुलाकर हम लोग बोलेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम लोग। तो यहाँ ये हो गया। आगे चलिए करें 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी आपका? ये हुआ था आपको ढाका में स्थापना। फिर करा मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके आगा खां थे। ठीक है, और 1907 में, जब 1906 में गठन होता है, 1907 में अगला साल जो है वो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ है आपका? कराची में। ठीक है, फिर कह रहा है कथन और कारण में है, कह रहा है लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था आपका। तो ये तो आपका कथन सही है। ठीक है, ये सही है, परंतु रीजन जो दे रहा है आपका वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था, तो ये रीजन आपका गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट केवल सही है। आगे चलते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब कह रहा है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो स्वाधीनता संघर्ष में कह रहा है कि हकीम अजमल खां, ठीक है, राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। ठीक है, अब कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खां ने इसका विरोध किया था। तो ये पहले पढ़ चुके हम लोग, राष्ट्रीय कांग्रेस, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा रहे थे तो उसमें हम लोग को आया था कि विरोध करने वाले मात्र एक ये थे, सैयद अहमद खां। आगे चलिए, कह रहे हैं मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल ने भारत की अंतःकालीन सरकार के गठन करने वालों में से एक ये शामिल थे। आगे कह रहे हैं 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन बनाया जाए। तो ये हो जाएगा 1906 का। लॉर्ड मिंटो में ये आपको निवेदन किया था मुसलमानों ने। और आगे है 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन में जो शाखा खोली गई थी वो किसकी अध्यक्षता में? अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में खोली गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग मुस्लिम लीग का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने के बाद ही आगे चला जाएगा। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कर है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? तो ये आगा खां थे आपका, ये ऐसी सही हो जाएगा। फिर आगे चलिए, कर है भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले हम लोग पढ़े हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे, ये तो सही है आपका। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खां ने इसका विरोध किया था, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, फिर कह रहा है 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। देखिए, ये विरोध नहीं बल्कि उसमें सहमति मांग की थी मुस्लिम लीग के आपको कि हमारा अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का। ठीक है, तो इसमें ये आपको उसमें मांग किया गया था, ना कि विरोध किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है मेरा ऐसे ही गलत मिल गया। तो डी तो ऐसे ही सही होगा। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल ने भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन की थी, तो ये भी सही है आपका। मिल गया कौन सा, इसमें से कौन सा गलत है? आपसे यही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी इसके अनुसार जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ। ठीक है, स्थापना हुआ ढाका में और 1907 में आपका कराची में होता है अगले साल। अगला है 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, क्या की थी आपको?
कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन स्थापित किया जाए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो द्विराष्ट्र सिद्धांत शामिल था ही नहीं, आपका भारत में सांप्रदायिक विभाजन करने का कोई इसका महत्व था ही नहीं, तो पाकिस्तान की मांग भी उस समय नहीं की थी, तो आपका ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें से, इसमें कोई भी शामिल नहीं थी। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं तो अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसकी स्थापना किया था आपका आगा नहीं सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने स्थापना किया था। इसका ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा खोला था, इसका आपको किसने किया था। तो इसकी लंदन में जो स्थापना हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, तो इसका किया था आपको अमीर अली ने। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे कर रहा है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, आ गया वो क्वेश्चन, ढाका में हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अगले फैक्ट्स पे। हम लोग का है मार्लो मिंटो सुधार और दिल्ली दरबार वाला, उसके बाद से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले हम लोग इसका देख लेते हैं फैक्ट्स। ठीक है, आइए अब मार्लो मिंटो सुधार पे आते हैं हम लोग, या दिल्ली दरबार जिसको हम लोग दिल्ली दरबार भी इस समय हुआ था। तो इसमें देखिए कह रहे हैं मार्लो मिंटो सुधार जो है बिल पारित किया गया था कब, 1909 में। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार बिल पारित हुआ 1909 में, और 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है, अब कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद में बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, उसमें था आपको मुख्य कारण था आपका विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ये जो है देश के विभाजन कराने का आपका मुख्य कारण बना था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले फैक्ट्स पे हम लोग। तो अगला फैक्ट्स आपका कह रहा है, अब इतना ही। अब आज देखिए यहाँ से आ गया दिल्ली दरबार और राजधानियों परिवर्तन, तो दोनों टॉपिक तो एक ही हैं, तो हम लोग इसको भी पढ़ के तब ऑब्जेक्टिव करते हैं। अब कह रहा है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी आपका, तो दिल्ली से पहले हम सभी को पता है कलकत्ता में राजधानी थी हम लोगों की। अब कह रहे हैं 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, तब उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। और दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी, 1911 में। ठीक है, तो 11 और 12 में यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। ये आपको जब स्थानांतरित होकर सब चीज हो गया तो उस समय पूछ रहा है 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, ऐसे भी हार्डिंग होगा। तो 1911 में जो है कह रहा है, नोट ध्यान देना है कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बन गई थी। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं है। ये 1911 में क्या हुआ, आपका स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और अप्रैल 1912 में राजधानी बन गई। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि वह जिसने राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था, वो था आपका लॉर्ड हार्डिंग पे। ठीक है, राजकीय मतलब आपका दिल्ली में राजकीय प्रवेश कर रहा था लॉर्ड हार्डिंग, तो उस समय दिल्ली में आपको हार्डिंग पर बम फेंका गया। और फिर है आगे, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था ब्रिटिश काल में, वो था आपका सन 1912 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे। तो कह रहा है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किसकी व्यवस्था की गई थी। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया। अगला है मार्लो मिंटो बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो ये आपका 1909 में हुआ। सब बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। इस चैनल पे आपको यही फायदा है कि बिल्कुल आपको बस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको सब चीज याद होते चला जाएगा। ठीक है, और बहुत ही सिंथेटिक तरीके से है। तो कह रहा है आगे की राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद में बीच थे और जिन्हें अंततः देश का विभाजन कराया था, वो था आपको पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मुसलमानों के लिए जो व्यवस्था की गई थी
तो वो आपका मुख्य कारण बना था। तो विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत की दर्जा किस वर्ष मिला था? तो आपको 1912। तो आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा कहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन ऊपर मिलेगा, तो देखिए आपका है 1912 ऑप्शन बी में। ठीक है, तो 1912 आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है आपका कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होना है, स्थानांतरित की बात करेगा आपको तो ये आपको हमेशा 1911 ले लेना है, और जहां आपको पूछेगा कि कब मैंने व्यवस्थित किया गया, कब हो गया, तो वो 1912, 1 अप्रैल 1912। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी आपका? तो कलकत्ता में थी। आ गया कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश पर। अभी हम लोगों ने सब चीज पढ़ा है, बिल्कुल आपको याद होगा। फिर 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भाई जिस पे बम फेंकाया दिल्ली जा रहा था वही है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पर आ जाइए। तो अगला टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन फैक्ट्स पहले कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजन किए थे। कहाँ पर आपका? लखनऊ में। ठीक है, तो मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो आपका मुस्लिम लीग है ये दोनों एक साथ आपका किया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग ने भी और नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी लखनऊ में एक ही साथ आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अधिवेशन किया था। ठीक है, अब कह रहा है कि 1916 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एससी मजूमदार ने। कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बाद प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ आपका? 1916 में ही। तो दोनों जब एक साथ करता है उसके बाद से समझौते होते हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर कह रहा है आतंकवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी थे आपको एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के कारण ही आपका आतंकवादी और उदारवादी का एक साथ संगठन बन पाया था। आगे देखिए कह रहा है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता करवाया था कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो यहाँ दो चीज ध्यान देना है हम लोग को, दोनों अलग अलग चीज है। तो अगर पूछेगा आतंकवादी और उदारवादी तो आपका एनी बेसेंट, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के समझौता तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक हो जाएंगे। आगे देखिए करें कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय क्या था? कि मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। ठीक है, तो ये आपका उन लोगों के लिए बहुत ही दूरगामी जो परिणाम मिला वो यही था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी। आगे है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बाद मैतब का काल प्रदर्शित करता है 1916 से 1922 तक। तो मैतक के का आपका कार्य अवधि रहा कब से कब तक? 1916 से 22 तक। फिर कर 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य आपका कथन है कि इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। ठीक है, तो ये दोनों बात एक ही में आ जाएगा आपका, चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया आपको महात्मा गांधी को। तो ये आपका 1916 अधिवेशन में ही आपका ये पॉसिबल था दोनों चीज। और ये देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उदारवादी और उग्रवादी जो थे ये एनी बेसेंट के सहयोग से इन दोनों में समझौते या एकरूपता पाई गई थी, यही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही। तो ये भी ध्यान देना है। आगे आपका होम रूल लीग आंदोलन है, तो इसको हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन का, उसके बाद से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे।
कह रहा है आपका कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था। तो देखिए अगर आपका बताया अभी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच पूछेगा तो आपका बीजी तिलक हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, फिर आगे आइए कह रहा है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय किया गया था। तो ये आपका पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार इसमें मुस्लिम लीग की थी, तो यही आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन इसके नीचे ही होगा, तो आते हैं पहले 3 नंबर करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य है। ठीक है, तो इसका देखिए पुनः मेल हुआ था 1916 में, आपका यही ऊपर ही नजर आ रहा है कि अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये आपका ये जो है एसी मजूमदार, जो अंबिका चरण मजूमदार हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में आपका कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ था 1916 वाला, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये कह रहा है कि नहीं हुआ था, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, बाकी जो है आप ऑप्शन देख ही लीजिए। आगे चलते हैं, कह रहा है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अधिवेशन आयोजित किया था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहाँ किया था, लखनऊ में। तो आते हैं हम लोग ऊपर देख लेते हैं, लखनऊ आपका ऑप्शन किस में दे रहा है, सी ऑप्शन पे। ठीक है, तो आपका लखनऊ में सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष कब था। तो कांग्रेस जब स्वीकार कर रहा है तो ये हम लोगों ने पढ़ा 1916 में ही स्वीकार किया। ठीक है, आगे देखिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया थी। तो अंबिका चरण मजूमदार, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो आपका सी ऑप्शन एसी मजूमदार बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैतक के काल किस निम्नलिखित में से कब तक है। तो 16 से 22 हो जाएगा, 1916 से 22। फिर देखिए करा निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो यही आपका था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन सा कथन सत्य है, उसमें इसका उल्लेख किया गया था। आगे देखिए कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो यही आपका 1916 में ही हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कांग्रेस। अब आते हैं हम लोग, ये होम रूल लीग आंदोलन का इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, पहले हम लोग इसका फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। ठीक है, तो आते हैं फैक्ट्स पे। करें होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया था किसने, आपको एनी बेसेंट ने। ठीक है, और 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, जिसमें कि एक आपका तिलक और एक आपका एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ। तो कभी कभी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलता है, और होगा भी तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, 15-16 में। ऐसे आपका जो है इसमें होम रूल लीग आंदोलन जो है उसमें एक एनी बेसेंट पहले, उसके बाद आपका बाल गंगाधर तिलक दोनों का रहता है। तो आपको एनी बेसेंट रहेगा ऑप्शन, तो ठीक है, नहीं तो बाल गंगाधर तिलक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले फैक्ट्स पे। कह रहा है कि एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही है आपका गृह शासन आंदोलन से। ठीक, तो गृह शासन आंदोलन मतलब समझ सकते हैं वही है होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था आपका होम रूल आंदोलन। ठीक है, माने गृह शासन आंदोलन। ठीक है, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर और टीएस ऑलकॉट में से जिसका योगदान होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में नहीं था वो था आपका टीएस ऑलकॉट का नहीं था। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा ही, और फिर आपका एस सुब्रमण्यम अय्यर का भी इसमें सहयोग रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। सीआर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तथा फिर आपका बाल गंगाधर तिलक में होम रूल लीग आंदोलन में से कौन नहीं जुड़े हुए हैं, आपका सीआर दास। तो 3 नाम आपको बार बार आ रहा है, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, तीनों इंपॉर्टेंट है होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन के लिए। तो ये आपका ध्यान में रखना है तीनों नाम। आगे चलते हैं,
कह रहा है होम रूल लीग समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके हैं कब, तो ये आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन में संभव हो पाया था। ठीक है, आगे चलते हैं तो कह रहे हैं होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण आरंभ के घोतक था, क्योंकि इसका परिणाम क्या हुआ, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, तो होम रूल लीग का जो मुख्य उद्देश्य था स्थापना का वो था आपका स्वशासन। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। फिर कह रहा है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए, इसमें दोनों का आता है, बनाए गए होम रूल लीगों में से एक में कह रहे हैं मिला दिया गया, कब दोनों को एक साथ मिला दिएगा 1918 में। ठीक है, दोनों अलग अलग शाखा में थे, तो दोनों को आपको 1918 में सम्मिलित कर दिया जाता है। अब कह रहा है होम रूल लीग के संबंध में सत्य है कि सबसे पहले इस योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की थी, और तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत के एवं बरार तक सीमित थी। ठीक है, जो तिलक और एनी बेसेंट साथ में किए थे, तो सबसे पहले एनी बेसेंट की थी और उसके बाद जैसा कि बताया, और फिर तिलक ने जो किया वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत तथा बरार तक थी, और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं असर किस चीज का है आपका, तो एक पुरुष का थोड़ा ज्यादा असर रहा, तो पुरुषार्थ के लेकर हम लोग थोड़ा याद रखेंगे ट्रिक के तौर पर कि आपका बाल गंगाधर तिलक का अधिक शक्तिशाली थी इसमें। अब देखिए है आपका एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्ता तथा आर पाम दत्त में से फेबियन आंदोलन के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। ठीक है, फेबियन आंदोलन देख लीजिए आप, फेबियन आंदोलन से आपका एनी बेसेंट ही है। तो आगे चलते हैं, कर एनी बेसेंट के संबंध में सही कथन है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता इसने की थी। ठीक है, और आप यहाँ देख लीजिए फेबियन आंदोलन के भी आपको फेबियन आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में भी आपको एनी बेसेंट को जाना जाता है। तो आते हैं, अब कल से चालू होगा आपका ये गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, कल से गांधी युग चालू करेंगे। पहले अब वीडियो को समाप्त करने से पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो कह रहा है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। तो जो 1916 का आपका 1916 का जो था मुख्य रूप से लखनऊ अधिवेशन, इसमें मुख्य काम किया था आपका होम रूल लीग। तो होम रूल आंदोलन जो था, जैसे कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से ही एक ने उदारवादियों को एकत्रित किया और एक ने उदारवादी और गर्मपंथियों को, तो इसमें आपका ये सहयोग रहा, और एक सहयोग रहा जैसे कि आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी आपको सामूहिक वहां पर समझौते हुए हैं। तो ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट है 1916 के लखनऊ अधिवेशन से हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में से एक में मिला दिया गया दोनों का आपका 1918 में। ठीक है, 1914-15 में स्थापना करते हैं और 1918 में इसको एक ही में सम्मिलित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कर होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था, सर्वप्रथम आपका एनी बेसेंट ने की थी, उसके बाद से आपका बीजी तिलक थे। फिर आगे चलते हैं, कर निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन में से नहीं जुड़ा था। तो देखिए अभी हम लोगों ने बताया था, इसमें एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, तो इसमें सीआर दास जो है वो आपका शामिल नहीं थे। आगे देखिए कर होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो कह रहे इस संबंध में योजना एनी बेसेंट ने 14-15 में प्रस्तुत, सबसे पहले इस योजना तो होम रूल 14-15 का है, प्रस्तुत किया गया था। और देखिए कह रहा है कि तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मध्य प्रांत में बरार तक फैला हुआ था, ये भी आपका सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, यह भी सही है। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। ठीक है, तो ये 1918 में तो दोनों लीग आपका एक दूसरे में मिल जाता है, तो इसमें जो है सत्य नहीं आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नहीं है, तो सत्य नहीं है आपका इसमें ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो आके 1918 में जो है आगे सम्मिलित हो जा रहा है। आगे देखिए कर रहा है कि 1915-16 में दो होम रूल लीग आंदोलन आरंभ की गई थी,
तो उसमें आपको एक थे एनी बेसेंट का और एक थे आपके बाल गंगाधर तिलक के। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कर रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो आपका फेबियन आंदोलन आप सभी को पता है किसका है, एनी बेसेंट का अभी बताया। एनी बेसेंट के बारे में देखिए आपका कौन कौन सा दिया हुआ है। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये आपका संस्थापिका के रूप में भी आपको, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इनका नहीं वॉल्वेस्की का है वो, तो एनी बेसेंट इसमें सदस्य के रूप में थी, तो इसकी संस्थापिका के रूप में हम लोग नहीं जानेंगे। फिर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता इन्होंने की थी, तो ये आपका कथन सही है। तो केवल 1 और 3 दो कथन सही हो रहा है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था आपका कौन सा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा स्वदेशी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे लोकप्रिय आपका रहा होम रूल आंदोलन, जिसमें कि स्वदेशी का मांग किया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये बी ऑप्शन आपका होगा होम रूल आंदोलन। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ के घोतक था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था मुख्य रूप से। तो इसमें मुख्य रूप से हुआ था कि स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई थी, स्वशासन था इसमें अभी बताया। तो इस देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई, तो ये मुख्य कारण रहा आपको। तो अब यहाँ पर आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगला टॉपिक चलेगा आपको गांधी युग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल बहुत ही लंबा क्लास चलेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा है और आपको इसमें टॉपिक भी ज़्यादा है। तो एक ही में गांधी युग का पूरा उसमें आ जाएगा, गांधी ईरा से जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कल करेंगे गांधी युग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।